हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईपीएस प्लेटफॉर्म। तो आप सभी का स्वागत है। तो सीएसआई नेट के टॉपर की लिस्ट में एक और नाम यहां पर अंकित हुआ है, जिनका नाम है दत्तात्रेय पवार, जिनका ऑल इंडिया रैंक 98 जो कि जेआरएफ में इन्होंने हासिल किया है। तो चलते हैं सीधे उन्हीं के पास और उनकी मुंह जवानी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इतना बेहतरीन यहां पर रैंक यहां पर ये लोग पाए। तो आपका स्वागत है दत्तात्रेय पवार। आप इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स को एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले आप दे दीजिए। हेलो। मैं से दत्तात्रेय पवार और मैंने मेरा मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में किया है राजस्थान से। और मैं लास्ट 6 मंथ से जेआरएफ के लिए पढ़ रहा था। लास्ट मार्च वाले अटेम्प्ट में मेरा सीएसआई एलएस हुआ था ओके, विद रैंक 86 और इस बार मेरा जेआरएफ हुआ है रैंक 90। यानी कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था और इससे पहले वाले जब आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें भी आपने एलएस को क्रैक किया था, राइट? यस। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आप थोड़ा सा अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है और गेटवी से मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे मास्टर्स किया था और अभी मैं पीएचडी के लिए देख रहा हूँ। पीएचडी के लिए आप करेंटली देख रहे हैं, ओके, वेरी गुड। तो क्या आप थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि जब सबसे पहले आपने अपना रिजल्ट देखा था इस बार, तो आपको कैसा लगा था, कैसे फीलिंग आई थी सबसे पहले आपको? रिजल्ट देख के मुझे पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब इस बार का एग्जाम टफ था थोड़ा, तो मुझे भी टफ गया था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि होगा इस बार थोड़ी कट ऑफ कम गई और फॉर्चुनेटली मैं हो गई। ओके, यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपका नहीं किया। रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो क्या आप बता सकते हैं कि इस जर्नी के अंदर आपको बहुत बार अप एंड डाउन्स भी आए होंगे और उस अप डाउन में बहुत बार आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे। तो उस डिमोटिवेशन से आप कैसे बाहर आए और कैसे ओवरकम आपने इसको किया, मतलब सिचुएशन को कैसे टैकल किया, ये आप क्योंकि जानना चाहते हैं सभी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो एक डिमोटिवेशन सा उनके अंदर आ जाता है। तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया? जैसे कि सर बहुत बार ऐसे हुआ है। जैसे पीवाई को जब सॉल्व करते हो तो हम्म, लगता है कि कुछ नहीं आता, इतना सारा पढ़ लिया है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चंस। तो उस टाइम घबराना नहीं है। पहले तो कंसिस्टेंटली स्टडी को कंटिन्यू करना है। जो भी लेक्चर्स जो भी तुम जैसे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, उसके ऊपर कायम रहना है और बस हो जाएगा। बस रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कहाँ से सॉल्व किए थे? हाँ सर, मैं पीवाईक्यू के जो टेस्ट सीरीज थी 1 रुपए वाली आईपीएस की, हम्म। वो ली थी मैंने। और बाकी यूट्यूब पे लेक्चर्स होते थे पीवाईक्यू के ऑलरेडी सॉल्व, तो वो फॉलो करता था। मतलब आप यूट्यूब के लेक्चर्स और मॉक टेस्ट से आपने जेआरएफ का रैंक हासिल किया है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपने नहीं किया है? नहीं, क्या बात है, क्योंकि क्या बात है। मास्टर्स मास्टर्स के डिसर्टेशन के टाइम पे टाइम नहीं मिलता था। हाँ। तो जो भी लेक्चर्स ऑनलाइन होते थे जैसे जेआरएफ एक्सप्रेस वगैरह, वो हम्म। मैं देखता था। और बाकी मैराथन वगैरह जो भी चलते थे वो देखता ओके, तो मतलब आपने जब एग्ज़ाम हॉल पे जब आप गए थे इस बार, तो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा था? था। इस बार का तो लास्ट टाइम का तो इजी गया था, लेकिन इस बार तो देख के फर्स्ट टाइम एकदम डर लगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है, हम्म। होगा नहीं होगा। तो आधे पेपर में मैं पैनिक कर गया था। फिर कैसे कैसे करके मैंने एग्जाम खत्म किया। तो बेसिकली मैंने पहले पार्ट सी ओपन किया था, हम्म। देन पार्ट बी, देन पार्ट ए। तो ऐसे मैंने पार्ट सी, पार्ट बी एंड पार्ट ए फाइनली। क्या आप ये पहले से सोच के गए थे कि मुझे इसी ऑर्डर में करना है या आपने रैंडमली वहाँ पे सिलेक्ट किया ऐसा? नहीं, वो मैं पहले से सोच के गया था। जैसे लास्ट टाइम भी यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी और इस बार भी यही तो मतलब ये स्ट्रेटेजी आपके लिए परफेक्ट बैठती है, सी देन बी यस। एंड देन एट लास्ट ए। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन हाँ। अटेम्प्ट किए थे पार्ट बी सी में? पार्ट सी में मैंने 21 क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट करे थे। हम्म। पार्ट बी में 19 और पार्ट ए में 10 क्वेश्चन करे थे। 10 क्वेश्चंस पार्ट ए में भी आपने किए थे, तो उसमें से कितने सही हुए थे आपके पार्ट ए के अंदर?
पार्ट ए में कुछ 8 क्वेश्चन सही हुए थे, 2 गलत हुए थे। पार्ट बी में कुछ 19 में से 15 सही हुए थे, और पार्ट सी में भी 21 में से 16 कुछ सही हुए। ओके, तो मतलब आपने इस तरह से तैयारी करी, तो मतलब पार्ट ए के लिए स्पेशली अलग से आपने कभी प्रिपेयर किया या आपका मैथमेटिक्स पहले से थोड़ा अच्छा था? पार्ट ए इस बार का इजी आया था, हम्म। वरना मेरा मतलब 12th में मेरा मैथमेटिक्स था, तो अच्छा। थोड़ा बहुत मैथ आता था, बट फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे डर लगता है पर्सनली उससे पार्ट ए में, ओके, तो मतलब मैं आप कभी उसको वो, अवॉइड करते हो, राइट? हाँ, ओके ओके इस ओके। बार मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं थे तो इजी था। हाँ, इस बार थोड़ा सा पार्ट ए सभी स्टूडेंट्स से अगर पूछा है तो वो कह रहे थे मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा आसान आया था इस बार। ओके, तो आपके घर से कितना आपको सपोर्ट मिला इस पूरी जर्नी में? जैसे कि आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एलएस हुआ था, आपको सेकंड अटेम्प्ट भी यहाँ पर आपने दिया जिसमें आपने बहुत बेहतरीन रैंक पाई। तो इस पूरी जर्नी में आपके घर से कितना आपको सपोर्ट मिला? क्या कभी घर का कुछ प्रेशर था? घर से तो कोई प्रेशर नहीं था, जैसे घर में कुछ इतना एग्जाम के बारे में पता नहीं था। अच्छा। जो भी था वो मैं मतलब ड्यूरिंग मास्टर्स वो कॉलेज का माहौल ये वो सब से इंस्पायर होकर करता। ओके, तो इस बार आपका इतना अच्छा रैंक आया, क्या आपके घर वालों का क्या कहना है इसके ऊपर? वो खुश है बस। खुश हैं बहुत? खुशी की वैसे बात भी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो दिसंबर वाले एग्ज़ाम को जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको आप कोई 3 टिप्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें वो टिप्स में ये भी हो सकता है कि आप क्या करें और ये भी हो सकता है क्या ना करें, क्योंकि आपने पहले कुछ गलतियां करी होंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस गलतियों को ना दोहराएं। वो कौन कौन सी गलतियां आप यहाँ पर बता सकते हैं उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पीवाईक्यू जरूर जरूर सॉल्व करें, रोज करें। और ऐसे नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस कवर कर रहोगे, ऐसे ऐसे कोई नीड नहीं है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की। अगर तुम्हारा 50% 60% भी किसी यूनिट का कंप्लीट है तो उसके बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और एक ही टॉपिक को, एक ही यूनिट को अच्छा लगता है उसको पकड़ के नहीं बैठना है, बाकी भी यूनिट अच्छे से करना है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि तुम 13 में से 10-12 यूनिट आधे आधे करके जाओ, उससे अच्छा मतलब सिवाय कि तुम 4 या 5 यूनिट अच्छे करके जाओ। ओके, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो कि इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एग्ज़ाम हॉल के अंदर? सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, ये ठीक है। मेन है। ओके। हाँ, तो वो एग्जाम हार्ड आया तो सबके लिए ही हार्ड है, बस तुम्हारे अकेले के लिए वो हार्ड नहीं है। डरना नहीं है। पूरे अपने स्टडी पे कॉन्फिडेंट रह के क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके ओके ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके दत्तात्रेय पवार। तो अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में कि आप क्या देखते हैं आने वाले कुछ सालों में? फ्यूचर में मैं पीएचडी करना चाहूँगा आइजर या सीएसआई इंस्टीट्यूट से, ओके, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ फिर से। और आपके फ्यूचर में आप जहाँ भी जाएं, सब जगह रोशनी बिखेरे, ये हम सबकी आपसे दुआएं हैं। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे सामने सीएसआई नेट की इस लिस्ट में एक और टॉपर यहाँ पर शामिल हुए जिन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पर गाइड किया है। तो ऐसे ही मैं कहानी और लेके आऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम है दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं आईएफएस ऑनलाइन।